हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है वर्क पावर एनर्जी, है ना। ये कौन सा चैप्टर है बच्चों, इसको क्यों लाया गया, पहले हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझते हैं, है ना। आप लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे। लॉज ऑफ मोशन में जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था बच्चों, उन क्वेश्चन को दोबारा से हम सॉल्व करेंगे बट आसान तरीके से, है ना। लॉज ऑफ मोशन में जो भी सवाल बनाए गए थे उनको आसान करने का तरीका किसमें सिखाया जाता है, वर्क पावर एनर्जी में, है ना। देखो कैसे आसान करता है बच्चों। जैसे आपने एक सवाल पूछा होगा, आपने एक सवाल किया होगा, कई सारे आपको ऐसे सवाल मिले होंगे ज़रूर कि अगर ये एंगल थीटा है, कोई बॉडी अगर यहाँ से ऐसे m मास का रिलीज कर दिया जा रहा है, एट रेस्ट से अगर इसको रिलीज कर दिया जा रहा है बच्चों, एट रेस्ट इसको रिलीज कर दिया जा रहा है, तो ये बॉडी इधर मूव करेगा। जब ये बॉटम पे पहुंचेगा तो इसका फाइनल स्पीड कितना होना चाहिए, ये जरूर आपने क्वेश्चन किया होगा बच्चों। कैसे क्वेश्चन किया था आपने क्या किया था बच्चों, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनाया था, यूं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था mg sin थीटा, इस तरीके से इधर mg cos थीटा, इधर नॉर्मल आपने लिया होगा इस तरीके से, और इधर एक्सेलरेशन में क्या लिखा होगा, F नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, mg sin थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m कैंसिल आउट हो गया तो आपका एक्सेलरेशन कितना आया था, g sin थीटा। चूंकि यहाँ पे हर जगह थीटा कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो ये एक्सेलरेशन आपका कैसा आ गया बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया। चूंकि आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, इसके कारण आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला लगा करके बच्चों आप फाइनल स्पीड निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है ना, ये वाला इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो आप यहाँ से भी फाइनल स्पीड निकाल सकते हो। मगर ये तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग सीखे थे, पर इसको आसान तरीके से वर्क पावर एनर्जी में सिखाया जाता है। और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है बच्चों जिसको आप लॉज ऑफ मोशन से सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो कि ये ऐसा इंक्लाइंड प्लेन, ये स्ट्रेट नहीं हो, कुछ ऐसा हो, यूं ऐसा, इस तरीके से, और अब बोला जाए कि यहाँ पे एक मास m को रिलीज कर दिया जा रहा है, तो बताओ यहाँ पे इसका फाइनल स्पीड क्या होना चाहिए। आप इसका फाइनल स्पीड क्या निकाल सकते हो क्या बच्चों, लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में हर एक पॉइंट पे ये वाला जो इंक्लाइनेशन एंगल था वो सेम था, इस तरीके से। तो थीटा सेम था तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया था, तो आप ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर पाए थे, है ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर जगह पे थीटा अलग अलग है। देखो ये वाला थीटा कुछ और है, मान लो ये थीटा 2 है बच्चों, ये थीटा 1 है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। इस तरीके से थीटा लगातार क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है ना, थीटा लगातार घटते चला जा रहा है। मतलब इस केस में एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं आने वाला है, और चूंकि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आएगा बच्चों, तो क्या आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, क्या आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तब इस क्वेश्चन में आपको लग जाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आसान करने के लिए ही इस चैप्टर का डिस्कवरी किया गया है ना बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये जो वर्क है, पावर है, एनर्जी है, ये है क्या, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसका यूज क्या है ना। चलो तो देखो बच्चों, एक्चुअल में अगर बताया जाए ना, अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि हम लोग जो आम जीवन में बात करते हैं कि तुमने कितना वर्क किया, तुम 2 दिन काम किए, 4 दिन काम किए, तो वो वाला वर्क और यहाँ जो फिजिक्स में वर्क पढ़ते हैं वो दोनों बिल्कुल अलग है बच्चों। आप एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करोगे, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। वर्क डन एक क्या है, यहाँ पे जो फिजिक्स में वर्क डन पढ़ते हैं वो एक सिंपल एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन करा गया है। इसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे अगर कोई बॉडी मूव करता है तो कितना डिस्टेंस मूव किया, उसका वेलोसिटी कितना है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, ये तो आपको दिखाई देता है ना, उस फिजिकली आपको दिखाई देता है बच्चों। बट कोई फोर्स कितना वर्क कर रहा है ये फिजिकली आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। सो दे डोंट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। वर्क का या एनर्जी का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर क्यों पढ़ रहे हैं सर हम लोग, ये जरा मैं आपको बताता हूं बच्चों। एक्चुअली में एक इक्वेशन को एनालाइज करने का तरीका है, मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूं। मैं अभी आपको कोई फार्मूला या कोई थ्योरी डिराइव नहीं करा रहा बच्चों, बस मैं आपको जरा सा फील कराता हूं। अभी आपने देखा ये वाला इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे बताना जरा,
हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों दोनों साइड में, हाफ एम से, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू 2 इंटू ए इंटू एस। इसको सॉल्व करो बच्चों, तो क्या लिखोगे, देखो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम इंटू एस, सॉरी 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एम ए इंटू एस, ऐसा। इसको आप थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ाओगे बच्चों तो क्या दिखाई देगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू एम इंटू ए क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है ना, आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन में, एफ इंटू एस। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। अब इन टर्म्स को अलग अलग नाम दिया गया, जैसे इस तरह के टर्म जो हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर हो, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर हो, उसको नाम दिया गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम दिया गया, काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से, चूंकि ये इनिशियल स्पीड था बच्चों इसलिए इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोला गया, ये फाइनल स्पीड था इसलिए इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोला गया, और इसको नाम दिया गया वर्क। इसको नाम क्या दिया गया बच्चों, वर्क। तो इस तरीके से इन टर्म्स को एक नाम दिया गया, वर्क और काइनेटिक एनर्जी। इनका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है ना, ताकि इन इक्वेशन को बार बार ना लिखे इसलिए इसको एक अच्छा सा नाम दे दिया गया, वर्क काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग आज से डिफाइन करने लगे कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एफ इंटू एस। आ रही बात समझ में। किताबों में धड़ल्ले से ये बात लिखा रहता है बच्चों कि वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस कॉस थीटा, या फिर वर्क काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। पर वो कहां से आया, कैसे डिफाइन करा गया, इसके बारे में वो बताते ही नहीं है। तो उसका एक सिंपली इस टर्म को नाम दिया गया काइनेटिक एनर्जी। आ रही बात समझ में। अलग अलग वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है बच्चों, अलग अलग नहीं है, पर इनके रिलेशन को पढ़ा जाता है, इनके रिलेशन को यूज करा जाता है ना, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को यूज किया जाता है। बाद में मैं आपको बताऊंगा, इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं बच्चों, है ना, वो बात की बात है। अभी मैं बस आपको फील करा रहा था कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करा गया, हाफ एम वी स्क्वायर, वर्क डन को एफ डॉट एस, है ना। इसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, दोनों के रिलेशन का सिग्निफिकेंस है। क्लियर है बच्चों। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं कि वर्क क्या है। डेफिनेशन तो देख ली कैसे होता है, तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम लोग देखते हैं कि वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, इन सब के बारे में। ठीक है बच्चों, चलो देखो वर्क के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, वर्क के बारे में, तो वर्क के बारे में बता दूं बच्चों कैसे इसको डिफाइन करा गया पहले, कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगे और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब ये कहा जाता है कि फोर्स ने वर्क किया। क्लियर है। मैं एक बार फिर से बताता हूं बच्चों, जब भी किसी बॉडी या किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगे और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, तब ये कहा जाता है कि फोर्स ने कार्य किया, है ना। इसको इंग्लिश में आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो बच्चों, कॉपी में लिख लो, मैं बोल देता हूं। When a force acts on a point, when a force acts on a point and point is displaced from one position to another, and point is displaced from one position to another, then it is said that work has been done। ये है आपका डेफिनेशन बच्चों। इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करा गया, जरा वो सुनो। मैथमेटिकली वर्क को कैसे डिफाइन करा गया बच्चों, वर्क इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली मैं आपको लिख देता हूं बच्चों, वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कैसे डिफाइन किया गया बच्चों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को वर्क डन बोला गया। जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चों, जैसे आप देख लो कि मान लो कि एक ये कोई भी पॉइंट है जिस पर फोर्स ऐसा एफ लग रहा है और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मान लो बच्चों ds हो गया, एंगल थीटा है इन दोनों के बीच में, तो वर्क डन को कैसे डिफाइन किया गया बच्चों, एफ डॉट ds। ये देखो मैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, एकदम छोटा सा, तो जो वर्क डन भी आएगा बच्चों वो बहुत छोटा सा आएगा, जिसको हम लोग dw से लिखते हैं, है ना, dw इक्वल्स टू f डॉट ds, है ना। सो दिस इज द वर्क डन। मैथमेटिकली इसको ऐसे डिफाइन करा गया।
ठीक है, इसको जरा आप अगर और आगे बढ़ाना चाहो बच्चों तो कैसे लिख सकते हो वर्क डन को बताना, एफ मैग्नीट्यूड ऑफ ds इनटू cos थीटा। आपने पढ़ा होगा बच्चों इसमें वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट a डॉट बी क्या होता था, a डॉट बी होता था, a डॉट बी इक्वल्स टू ab cos थीटा। वैसे ही f डॉट ds क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ f मैग्नीट्यूड ऑफ ds इनटू cos थीटा। क्लियर है ना। अगर मैं मैग्नीट्यूड को ऐसे ना दिखाना चाहूँ बच्चों, मैं सिंपल तरीके से मैग्नीट्यूड को f से ही दिखाना चाहूँ, ऐसे सिंपली हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये जो वर्क डन आया इस फोर्स के कारण आया बच्चों, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में। अगर कोई बड़ा डिस्प्लेसमेंट कर रहा होता तो ऐसे छोटे छोटे वर्क डन को हम लोग क्या करते बच्चों, ऐड कर देते, तो अपने पास टोटल वर्क डन आ जाता, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा। इस तरीके से आ रही है बात समझ में। अगर इफ देखो बच्चों, एग्जैक्ट फॉर्मूला जो वर्क डन का एग्जैक्ट फॉर्मूला स्मॉल फॉर्मेट में हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर टोटल वर्क डन निकालना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहां पे f कांस्टेंट हो जाए बच्चों, f कांस्टेंट हो जाए और थीटा भी कांस्टेंट हो जाए, मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो जाए और फोर्स कांस्टेंट हो जाए, तो ये cos थीटा और f कांस्टेंट हो गया तो बाहर निकल जाएगा बच्चों। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन को f इंटू कॉस थीटा बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, मतलब हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को आप ऐड करो, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों, f टोटल डिस्प्लेसमेंट s लिख देता हूं cos थीटा, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, f इक्वल्स टू f डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है बच्चों, जब फोर्स आपका कैसा हो, कांस्टेंट हो। दिस इज वैलिड फॉर कांस्टेंट फोर्स, ओनली कांस्टेंट फोर्स के लिए ही वैलिड है। पर ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चों, ये हर जगह वैलिड है। अगर फोर्स या थीटा कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता, तो ये बाहर नहीं निकलता। यहाँ पे सिंपली इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करते। आ रही है बात समझ में ना। तो अगर आपसे कोई पूछे वर्क डन क्या होता है, तो एफ डॉट डी एस बताओगे, एफ डॉट एस नहीं बताओगे, क्योंकि एफ डॉट एस कब वैलिड है, जब फोर्स और थीटा कांस्टेंट हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त कांस्टेंट हो। सो बेसिक फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज दिस, नॉट दिस। करेक्ट, ठीक है बच्चों। यहां तक पहुंच करके 1 मिनट में उतार लो, फिर मैं और आगे बढ़ता हूं बच्चों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करता हूं। हो गया। ये वाला इसको रहने देते हैं ताकि इसको यूज कर पाए बच्चों। वर्क डन हम लोग डीडब्ल्यू को कैसे लिखे थे, अभी हम लोग एफ डॉट डी एस लिखे थे बच्चों, या फिर इसको अगर हम लोग और लिखना चाहे तो ऐसे मैग्नीट्यूड एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, जहां पे एफ क्या है बच्चों, एफ का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अभी हम लोग थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, वर्क डन क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, बताओ। देखो वर्क डन डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइन करा गया है ना। आपको पता होगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। इसका मतलब वर्क डन कैसा क्वांटिटी होना चाहिए बच्चों, इट इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, उसका कोई डायरेक्शन नहीं हो, है ना। ये आपने पढ़ा होगा लॉ इसमें वेक्टर्स में। ठीक, पहली बात हो गई। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें बच्चों, इसका यूनिट क्या होना चाहिए वर्क डन का। तो अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो बताओ यूनिट क्या होना चाहिए, कैसे निकालेंगे। वर्क डन इक्वल्स टू क्या था, एफ डी एस कॉस थीटा, यही था ना बच्चों। बताओ एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना, और डी एस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। सो इसका और कॉस थीटा वो तो यूनिटलेस है ना बच्चों, कोई वैल्यू आएगा 0, 1, 1/2, √3/2, तो वो तो यूनिटलेस है। तो इसका यूनिट वर्क डन का कितना हो गया, न्यूटन मीटर, और इस न्यूटन मीटर को नाम दिया गया बच्चों जूल, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे जो हम लोग यूनिट निकाल रहे हैं बच्चों, उसमें देखो न्यूटन मीटर सब ऐसा यूनिट में ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट कितना होता है इसका, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल होता है ना, जे जूल, और इसको डिनोट करते हैं जे से। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा बच्चों, सीजीएस यूनिट क्या होता है बताओ। अगर हम लोग डिस्टेंस को या लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करें, मास को ग्राम में मेजर करें और टाइम को सेकंड में, तब जो ये न्यूटन मीटर ना हो करके उसका वैल्यू सीजीएस यूनिट में कितना आता है बच्चों, उसका यूनिट क्या हो जाता है, अर्ग होता है। क्या होता है,
अर्ग। ठीक है, तो ये CGS यूनिट है, ये SI यूनिट है, दोनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं बच्चों। कभी कभी काम आ जाता है, हालांकि हर बार मतलब आपको मोस्टली इस SI यूनिट पे ही काम करना होगा, बट शायद कभी कभार मतलब 0.001% टाइप आपको काम आ जाए। तो ये लिख लो बच्चों, 1 अर्ग इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻⁻7 जूल, है ना। इसको आपको याद रखना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो हम लोग बात कर लिए यूनिट की। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, थोड़ा सा और देखो, वर्क डन क्या है, FDS cos थीटा। F और DS तो मैग्नीट्यूड्स है ना बच्चों, मैग्नीट्यूड्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कोई लोड नहीं है। cos थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में। इसका मतलब वर्क डन भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो, मैं ये आपको बताता हूं बच्चों। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं बच्चों कि चूंकि सिंस cos थीटा कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वर्क डन ऑल्सो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। अब कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, जरा इसको देखो बच्चों, मेरे को बताना। ये cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच होता है ना, जब थीटा एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इफ थीटा इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब मैं अभी क्या बोला बच्चों, कि अगर थीटा क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो, तब वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर मैं बात करता हूं बच्चों, अगर थीटा अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए और 180 डिग्री से कम हो, हम लोग केवल 180 डिग्री तक की बात करेंगे बच्चों। तो बताओ वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव, क्योंकि cos थीटा नेगेटिव हो जाता है। और तीसरी बात बच्चों, अगर थीटा का वैल्यू राइट एंगल हो गया, मतलब 90 डिग्री हो गया, तब वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो, तो वर्क डन हो गया जीरो, है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वर्क डन। अभी हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, 1 मिनट पॉज करके इसको उतार लो आप, हो गया। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, पहले इस पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए सिंपल तरीके से, उसके बाद और आगे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। जैसे 1-2 क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सिंपल। जैसे सपोज करो कि एक फोर्स इधर है F और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, इसका फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। दूसरा, फोर्स इधर लग रहा है बच्चों, इस पॉइंट पे लग रहा था, और डिस्प्लेसमेंट इस इधर हो रहा है। थर्ड, फोर्स इधर लग रहा है यूं, और डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। फोर्थ में फोर्स ऐसा लग रहा है बच्चों, और इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है यूं, एंगल है थीटा। एक और ले लेते हैं एग्जांपल 5। फोर्स कुछ इधर लग रहा है बच्चों इसमें, या फिर हाँ, और डिस्प्लेसमेंट आप लोग मान लो इधर। दिस इज द एंगल अल्फा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी हम लोग को सॉल्व करना है बच्चों 5 क्वेश्चन को, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, F(S cos थीटा)। क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं F.S सिंपली, मैं क्या सिंपल F.S लगा सकता हूं बच्चों। मैं आपको भी बताया था कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब फोर्स कांस्टेंट हो, मतलब F कांस्टेंट हो और एंगल थीटा कांस्टेंट हो। तो सब तो कांस्टेंट है, ऐसा चेंज होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा बच्चों। तो यहाँ पे बताओ मैं इसको डायरेक्टली ऐसा इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना। तो बोलो क्या लिखूंगा मैं, F(S cos थीटा)। तो F(S cos), एंगल कितना है बताओ इन दोनों के बीच का। देखो फोर्स भी उधर ही, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही, मतलब एंगल 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, F(S), ठीक।
इसके बारे में देखो, अगर मैं लिखता हूँ एफ एस कॉस थीटा तो मैं क्या लिखूंगा, एफ एस कॉस एंगल कितना है बच्चों, तो फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, मतलब एंगल कितना है थीटा बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, -1। तो आंसर कितना आ गया, माइनस एफ एस। मैं बात करता हूँ अगर यहाँ पे, तो ये तो देखो वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिखोगे बच्चों, एफ इंटू एस कॉस 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो वर्क डन कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 0। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ, इसको बाद में लिखता हूँ बच्चों, जगह नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ बच्चों एफ एस कॉस, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, एफ एस कॉस थीटा। आ रही है बात समझ में। 5वां नंबर जो था बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फोर्स कुछ इस तरीके से हो, डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर हो, और ये वाला एंगल अगर मैं अल्फा मान लेता हूँ बच्चों, है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। वर्क डन का फॉर्मूला तो यही होता है ना, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता था बच्चों, एफ और एस के बीच का एंगल, तो एफ इधर है एस इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला है ना, कि ये वाला है, दिस इज एंगल। आपको पता होगा दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखते हैं, दोनों का टेल एक पॉइंट पे ला देते हैं, तो उन दोनों के बीच के एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलते हैं बच्चों। सो दिस इज द एंगल, नॉट दिस। तो ये अगर अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। सो दिस इज द थीटा, 180 माइनस अल्फा। यहाँ पुट कर दो बच्चों, तो क्या लिखोगे, है ना। अब बताओ cos 180 माइनस अल्फा कितना होता है, माइनस कॉस अल्फा होता है ना, मैथ्स में पढ़े होगे आप। तो आप क्या लिखोगे, माइनस एफ एस कॉस अल्फा। आ रही है बात समझ में। दिस इज द वर्क डन। इसका एक और तरीका है बच्चों, ये मेथड 1 है, ये अलग एक तरीके से है, इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। वो तरीका क्या है, थोड़ा समझना आप ध्यान से। मेथड 2, देखो बच्चों, जैसे यहां पे फोर्स था ना मेरा, ऐसा फोर्स F था, इधर डिस्प्लेसमेंट S था। जरा इस डिस्प्लेसमेंट, ये जो S वेक्टर है उसका दो कंपोनेंट तोड़ना बच्चों। तो अगर आप इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ते हो तो क्या लिखोगे, F cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, F नो S cos अल्फा ना, S को तोड़ रहे हैं ना बच्चों, तो S cos अल्फा, और इधर क्या लिखोगे, S sin अल्फा। ठीक है। एक चीज मैं आपको पहले यहां से बता दूं, कुछ सिखा दूं बच्चों। देखो, जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही तरफ है तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है प्लस एफ एस। फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू ईच अदर है तो वर्क डन आ रहा है माइनस एफ एस, और अगर 90 डिग्री पे है तो 0। तो ये आपको याद रखना चाहिए बच्चों, इससे काम आसान हो जाता है। क्या याद रखेंगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ही डायरेक्शन हो तो वर्क डन सीधा एफ इंटू एस, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो माइनस एफ एस, 90 डिग्री पे हो तो 0। तो देखो, इसका इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। देखो, इस डिस्प्लेसमेंट को दो पार्ट में तोड़ दिए ना, एक एस कॉस अल्फा, एक एस साइन अल्फा। अगर हम इन दोनों के बीच का वर्क डन निकालेंगे तो देखो, एस साइन अल्फा और एफ के बीच में 90 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच का वर्क डन हो गया 0। ये, और अब एक कंपोनेंट की तो बात हो गई, दूसरी कंपोनेंट एस कॉस अल्फा बच गई बच्चों। तो एस कॉस अल्फा और एफ के बीच में अगर आप वर्क डन निकालना चाहोगे तो देखो, ये दोनों एक जस्ट अपोजिट टू ईच अदर हैं, तो क्या डायरेक्ट माइनस एफ माइनस लगा दूं, तो वर्क डन क्या लिख दूंगा, माइनस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एस कॉस अल्फा। तो आंसर आ गया माइनस एफ एस कॉस अल्फा, जैसा कि यहाँ पे आया हुआ है। इससे क्या होगा बच्चों कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाने से बच जाओगे, है ना। थोड़ा सा ये अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप गलत कर सकते हो, बट ये बहुत आसान है, सिंपली दिखाई देता है ना। तो आप दूसरे मेथड इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। क्लियर है। चलो, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा बच्चों। आप इसको फटाक से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं बच्चों वर्क डन का, वर्क डन इक्वल्स टू जो हम लोग लिख रहे हैं एफ डॉट डी एस, उसमें ये जो डी एस है, ये डी एस किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट किसका है बच्चों, बॉडी का है क्या,
ये डिस्प्लेसमेंट बॉडी का है क्या? नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं है। किसका डिस्प्लेसमेंट है? उस पॉइंट का जिस पे फोर्स लग रहा है, और उस पॉइंट जिस पे फोर्स लगता है उसका नाम है बच्चों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दैट मीन्स दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, राइट? क्या लिखेंगे? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है। इसको याद रखेंगे बच्चों। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे सपोज करो बच्चों कि ये एक ऐसे दीवार है, यूं ये सरफेस है और इस पे एक बॉडी रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है? ये कैसा बॉडी है? दिस इज नॉट अ रिजिड बॉडी। ये कैसा बॉडी है बच्चों? स्पंज है ये, स्पंज। स्पंज मतलब आप समझते हो? स्पंज आप देखोगे सोफा का जो गद्दी होता है वो ऐसे दबाओगे तो दब जाएगा, फिर छोड़ोगे तो अपने पोजीशन पे आ जाता है, उसको स्पंज बोलते हैं, है ना? तो इस स्पंज पे अगर कोई फोर्स F ऐसे लगाया जा रहा है यूं, तो होगा क्या बच्चों? ये थोड़ा सा ऐसे दब जाएगा, यूं ऐसा दब जाएगा ना, ठीक है? तो बताओ ये वाला पॉइंट जहां पे फोर्स लग रहा था वो पॉइंट थोड़ा आगे बढ़ गया ना, ds, ठीक? पर ये बॉडी आगे बढ़ा क्या? बॉडी तो भाई साहब वहीं पे है। बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो आप बताओ इसका वर्क डन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए क्या? अगर आप बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ds को अगर आप बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को मानते तो F डॉट ds 0 हो जाता, पर ऐसा नहीं है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बच्चों, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे? F इंटू ds एंड दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, नॉट 0। अगर ds डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी होता तो यहां वर्क डन 0 होता, पर ऐसा होता नहीं है। वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट बच्चों, आप इसको याद रखना, है ना? इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराता हूं, बहुत अच्छे सवाल कराता हूं बच्चों। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे क्वेश्चंस कराता हूं। देखो जैसा पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे कराऊं बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन कराऊं, देखो सपोज करो कि एक सरफेस पे एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है यूं, थोड़ा और साइज बड़ा करके दिखाता हूं बच्चों। देखो बच्चों क्या है, ये एक m मास का ब्लॉक है, ठीक? ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, एक स्ट्रिंग ऐसे कनेक्ट किया हुआ है और स्ट्रिंग के आखिरी एंड पे, इस एंड पॉइंट पे बच्चों एक फोर्स F बराबर 2 न्यूटन लगा है। सवाल आपसे यही पूछा गया है कि बताओ वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा जब ये वाला ब्लॉक A से B पॉइंट पे पहुंच जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन बॉडी रीचेज फ्रॉम पॉइंट A टू B। जब A से B तक पहुंच जाएगा तो वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा? कैसे निकालेंगे बच्चों? वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है? अभी हम लोग देखिए वर्क डन बाय फोर्स कितना होता है? F इंटू एस कॉस थीटा, यही होता है ना बच्चों? F इंटू एस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट भी के बीच का एंगल भी कांस्टेंट है बच्चों, तो ये हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। मेरे को बताना कैसे लिखोगे? वर्क डन क्या होता है? फोर्स, तो फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? 2। इस डिस्प्लेसमेंट किसका? बॉडी का, कि उस पॉइंट का जिस पे फोर्स लग रहा है। किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है? पॉइंट इस बॉडी पे, फोर्स इस बॉडी पे थोड़ी लग रहा है भाई, फोर्स तो इस पॉइंट पे लग रहा है, तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना मेरे को। तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जब मास m यहां से यहां चला जाएगा बच्चों, मतलब 10 मीटर का स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, 10 मीटर का स्ट्रिंग रिलीज होगा, तो वो किधर जाएगा? नीचे ही जाएगा ना। मतलब ये वाला पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है नीचे की तरफ? 10 मीटर हो रहा है। तो देखो फोर्स का डायरेक्शन भी नीचे, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर नीचे, एक ही डायरेक्शन में है ना दोनों, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो सीधा सीधा वर्क डन हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? F इंटू एस। तो F इंटू एस, और ये cos 0 लिखो ना लिखो, अभी तो हम डायरेक्ट सिखा ही दिए थे। तो वर्क डन कितना आ गया बच्चों? 20 जूल।
आ रही है बात समझ में? तो इससे क्या समझ में आया बच्चों कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिखना है, ना कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? आप इसको उतार लो। अच्छा, इसको और एक लैंग्वेज के फॉर्म में आपको उलझाया जा सकता है। लैंग्वेज के फॉर्मेट में कैसे उलझाया जा सकता है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ फाइंड वर्क डन ऑन मास m, मास m पे वर्क डन कितना हुआ बाय फोर्स F, बाय फोर्स F। फोर्स F कितना वर्क किया इस बॉडी पे, तो इस बॉडी पे तो वो फोर्स लग ही नहीं रहा है भाई साहब। तो ये फोर्स इस बॉडी पे कोई वर्क डन नहीं किया है। आ रही है बात समझ में? ये फोर्स किस पे वर्क डन किया है? स्ट्रिंग पे, क्योंकि ये फोर्स स्ट्रिंग पे लग रहा है। तो वर्क डन ऑन द स्ट्रिंग, ऑन द स्ट्रिंग हमारा आंसर आया कितना भाई? 20 जूल। वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन बॉडी क्या है? 0। ऐसा लैंग्वेज में उलझा सकता है बच्चों। ये फोर्स F फोर्स बॉडी पे तो लग ही नहीं रहा है, तो वर्क डन बॉडी पे तो 0 है। किस पे लग रहा है? स्ट्रिंग पे लग रहा है, तो स्ट्रिंग पे कुछ वर्क डन आ गया अपना। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन कराते हैं बच्चों ताकि आपको समझ में आए। यहां तक थोड़ा नोट डाउन कर लो, फिर मैं डिलीट करता हूं, है ना? चलो, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो। देखो बच्चों, ये क्या है कि हेमिस्फीयर है, ठीक है। एक मास m है, यहां से एक स्ट्रिंग कनेक्ट करके पुली से ऐसे पास करा गया है और इस पॉइंट पे फोर्स F बराबर 2 न्यूटन लग रहा है। सवाल यही है बच्चों कि जब ये मास A पॉइंट से B पॉइंट पे पहुंच जाए तो बताओ वर्क डन बाई फोर्स कितना होगा। अगेन कैसे निकालोगे बच्चों? तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? F इंटू एस कॉस थीटा या F इंटू एस कॉस थीटा। तो मेरे को बताओ एस किसका डिस्प्लेसमेंट होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। ये फोर्स लग कहाँ रहा है? ये वाला पॉइंट, मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग को देखना है बच्चों। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब ये वाला मास यहाँ से यहाँ चला जाएगा? मेरे को बताओ, जब ये वाला मास यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये वाला जो स्ट्रिंग है बच्चों, ये वाला पूरा स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला स्ट्रिंग क्या रिलीज होकर के इधर भाग जाएगा, है ना? मतलब ये वाला पॉइंट कितना चलेगा? जितना ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ है, क्योंकि ये तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया तो इतना स्ट्रिंग क्या इधर चला जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना इसका लेंथ होगा बच्चों। तो इसका लेंथ होगा कितना, आप बता सकते हो क्या? ये अगर एक टोटल सर्कल होता तो इसका लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर। तो इसका ये वाला लेंथ कितना है? उसका 4 गुना कम है ना बच्चों, 1/4 है ना। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? तो एस बराबर 1/4 इंटू 2 पाई आर, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? पाई आर बाई 2। और रेडियस कितना लिए हैं यहाँ पे? 1। इसका मतलब वर्क डन तो इतना ही लेंथ इधर चला जाएगा। मतलब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों? इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? पाई आर बाई 2। तो हम लोग वर्क डन में क्या लिख देंगे? F इंटू पाई आर बाई 2। देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया बच्चों? वर्क डन इक्वल्स टू F पाई आर बाई 2। आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर लाने के लिए डेटा पुट कर दो। ये डेटा कुछ भी दिया जा सकता है बच्चों, हम लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझना था। F का वैल्यू यहाँ पे मैंने कितना लिया है? 2 लिया है, पाई आर 1 लिया है, डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? पाई जूल, है ना। सो दिस इज द आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, ये S किसका डिस्प्लेसमेंट लेना है? उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना। चलो एक और अच्छा सा सवाल बिल्कुल ऐसा ही करते हैं बच्चों हम लोग।
सपोज करो बच्चों कि इस बार मास ऐसे रखा हुआ है, इसका रेडियस r है अभी भी यूं, और r बराबर हम लोग मान लेते हैं बच्चों 1 मीटर, डेटा कुछ भी लिया जा सकता है। यहाँ पे फोर्स F इक्वल्स टू √2 न्यूटन लगा आ रहा है। फिर सवाल यही है बच्चों कि अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो जब ये मास A से B पहुंच जाए तो बताओ वर्क डन बाई फोर्स कितना होगा। कैसे निकालेंगे बच्चों बताना। इसको मैं डिलीट करता हूं बच्चों, आप उतार लेना इसको पॉज करके, है ना। चलो तो कैसे लिखेंगे, F इंटू एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि देखो बच्चों जब ये फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी पक्का इधर ही होने वाला है, ये तो श्योर है। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो जब ये वाला ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो ये वाला जो लेंथ है, जो ये वाला लेंथ है बच्चों, ये वाला लेंथ इधर आ जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट इतना मूव कर जाएगा। कितना मूव करेगा, जितना इसका लेंथ है, तो ये वाला लेंथ होगा कितना बच्चों, देखो थोड़ा ध्यान से। अगर मैं ऐसे बना दूँ थोड़ा सा अलग से फिगर, तो ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये है ना, इतना लेंथ इधर चला जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा। अगर ये r है बच्चों, ये r है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, √2r, है ना। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में कितना है बच्चों, √2 इंटू r। तो हम लोग वर्क डन क्या लिखेंगे, F इंटू एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो रहा है बच्चों। देखो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन इक्वल्स टू कितना लिख देंगे, फोर्स कितना है मेरे पास √2, डिस्प्लेसमेंट कितना है √2r, और cos 0 मतलब 1, तो ये आंसर कितना आ गया बच्चों 2 इंटू r, और r का वैल्यू मैंने कितना लिया 1 मीटर, तो ये कितना आ गया 2 जूल। क्लियर है। सो दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सीखना चाहिए बच्चों। इन तीनों क्वेश्चन जो अभी मैंने तीनों सवाल कराया, उन तीनों सवाल का पर्पस मेरा आपको यही सिखाना था कि जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं होता है, उस पॉइंट का होता है जिस पे फोर्स लग रहा होता है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कुछ और आसान सा सवाल करते हैं बच्चों हम लोग। कुछ आसान सा सवाल कैसे करेंगे देखो, बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों। मान लो कि एक ब्लॉक है ना, ये एक ब्लॉक है, इस पे 2-3 फोर्स हम लोग लगा लेते हैं। एक फोर्स मान लो बच्चों F1 इक्वल्स टू 4√2 न्यूटन लग रहा है, कितने एंगल पे, ये मान लेते हैं 45 डिग्री पे लग रहा है, ठीक। एक फोर्स इधर लग रहा है F2 इक्वल्स टू 2 न्यूटन, ठीक है। और ये बॉडी का जो नेट डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं S बराबर 5 मीटर इस डायरेक्शन में हुआ। अभी आपसे पूछा जाएगा कि इस बॉडी पे जितने फोर्स लग रहे हैं सारे का फोर्स का वर्क डन बताइए अलग अलग। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों इस पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। तो सबसे पहला फोर्स कौन सा लग रहा है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं तो एक फोर्स इधर लग रहा है F1 इधर नहीं लग रहा है बच्चों। अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो एक F1 इधर लग रहा है 45 डिग्री पे, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है F2, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है ना। तो इन चारों फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है। बहुत सिंपल है बच्चों, फॉर्मूला हम लोग को पता है। बताओ वर्क डन बाई, अगर मैं F1 निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, Fs cos थीटा डायरेक्टली लगा सकते हैं क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है अपना, है ना। तो बताइए फोर्स कितना है, F1 4√2 है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है तो 5 हो रहा है। और बताओ फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, ऐसे फोर्स लग रहा है F1 और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, cos 45 डिग्री। अब आप सॉल्व कर दो सिंपली, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 कट जाएगा, तो वर्क डन बाई F1 अपने पास क्या दिखाई दे रहा है बच्चों 5 × 4 20 जूल। आ रही है बात समझ में, बहुत सिंपल है, ठीक है। दूसरा अगर मैं F2 के लिए निकालना चाहूँ बच्चों तो देखो आप F2 इधर है F2 और डिस्प्लेसमेंट क्या इधर हो रहा है S, तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया ना। तो सिंपली हम लोग बताए थे ना अभी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन सीधा माइनस लगा दो, मतलब -F2 × S। डेटा जो भी दिया है, वैल्यू जो भी दिया है बच्चों पुट करके निकाल सकते हो, -2 × 5 मतलब -10 जूल, है ना।
अगर मैं निकालना चाहूँ बच्चों इसके कारण, नॉर्मल के कारण वर्क डन, तो बताओ वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा, डायरेक्टली बताओ, क्या सॉल्व करने की जरूरत है क्या? देखो नॉर्मल लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, दो फोर्स के मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का 90 डिग्री एंगल होता है उनके बीच में, तो वर्क डन सिंपली क्या हो जाता है बच्चों, 0। सिमिलरली देखो mg भी क्या लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना 90 डिग्री, तो वर्क डन बाई mg भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे आसान आसान सवाल बहुत सारे आपसे किए जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छे वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थोड़ा सा अभी तक जो भी सवाल किए बच्चों वो हम लोग कांस्टेंट फोर्स का किया ना, अभी थोड़ा वेरिएबल फोर्स का देखते हैं कि अगर फोर्स वेरी करने लग जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो सपोज करो बच्चों कि यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, एक पॉइंट है जो एट टाइम t बराबर 0 मतलब, और एट इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0 पे ये पार्टिकल ऑरिजिन पे है। ठीक है, किसी भी x दूरी पे, किसी भी x दूरी पे इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है बच्चों F इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ऐसा कोई फोर्स लग रहा है। आपको बताना है कि ये फोर्स कितना वर्क करेगा अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। आ रही है बात समझ में? अगर ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर 10 मीटर कर देता है बॉडी का, तब बताओ इसके कारण वर्क डन कितना होगा। आ रही है बात समझ में? एक पॉइंट है, एक पार्टिकल है जो इनिशियली ऑरिजिन पे है, इस पे एक फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू 2x स्क्वायर, मतलब किसी भी x पे ये फोर्स लग रहा है, मतलब x के साथ इस फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। तब बताना है वर्क डन कब, जब ये बॉडी कहाँ पहुंच जाए, x बराबर 10 मीटर पे। ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, जब ये बॉडी कहाँ पहुंच जाए, x बराबर 10 मीटर पे पहुंच जाए, तब आपको वर्क डन बताना है। बस आपसे सवाल, बस मेरा आपको यही सिखाने का ध्येय है मेरा कि जब फोर्स वेरिएबल हो जाए, मतलब फोर्स देखो यहाँ x पे वेरी कर रहा है, ये कांस्टेंट है क्या, अलग अलग x पे फोर्स का वैल्यू अलग अलग है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सी बात है बच्चों सॉरी, अभी हम लोग क्या देखे थे, वर्क डन का फॉर्मूला अपन यही देखे थे ना, dw इक्वल्स टू f डॉट ds, ऐसा देखे थे क्या बच्चों, है ना। डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे हो रहा है ना, तो मान लेते हैं बच्चों कि जब ये पार्टिकल ऑरिजिन से x दूरी पे चला गया, ऑरिजिन से x दूरी पे चला गया, तब इस पे फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, F इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, और मान लेते हैं कि x से जब ये dx आगे बढ़ा तब का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो x से जब dx आगे बढ़ा तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, बताना। x से जब x प्लस dx तक जाएगा, यहां से dx दूरी अगर कवर करता है बच्चों, तो dx क्या बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो ये dx इतना छोटा है कि f का जो चेंज आया होगा वो बहुत कम होगा। तो लगभग लगभग ds दूरी में हम f का वैल्यू सेम ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं ना। तो वर्क डन हम लोग क्या लिख देंगे बताओ, वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चों, f इंटू dx। f इंटू dx क्यों लिखेंगे बच्चों, क्योंकि देखो फोर्स भी इधर ही है, dx भी डिस्प्लेसमेंट इधर ही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। तो f dx cos 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो डायरेक्टली हम f dx लिख सकते हैं। अब बताओ dw को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फोर्स कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर dx, सिंपल। अगर टोटल वर्क डन निकालना है बच्चों तो क्या हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, तो इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब क्या है, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना है बच्चों। बताओ वर्क डन इक्वल्स टू 2 बाहर निकल जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 होता है बच्चों, है ना। अब मेरे को बताओ कि कहां से कहां तक वर्क डन निकालना था, जब पार्टिकल ऑरिजिन से कहां पहुंच जाए 10 मीटर पे, तो लिमिट क्या पुट करना चाहिए बच्चों, 0 से लेकर के 10। आ रही है बात समझ में? सॉल्व कर दीजिए सिंपली, 0 से लेकर के 10 कितना हो जाएगा, यहाँ 10 पुट कर दोगे तो 1000 माइनस 0, 1000 हो गया, मतलब आंसर कितना आ गया बच्चों, 2000 बाई 3 जूल। आ रही बात समझ में? आपको बस मैं यही सिखाना चाह रहा था बच्चों, जब फोर्स वेरिएबल होगा तो क्या होगा। तो फोर्स वेरिएबल होगा तो सिंपली आप ऐसे फॉर्मूला लगाओगे, dw इक्वल्स टू f dx। अब क्या हो रहा है, ये वाला जो वर्क डन आया था वो छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए केवल आया था ना, छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए इतना वर्क डन आ गया। तो मेरे को छोटा सा वर्क डन निकालना है कि टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, मतलब ऐसे छोटे 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 वर्क डन को जोड़ना है। और ये जोड़ने का तरीका अपने को कौन सिखाता है, इंटीग्रेशन। मतलब आपको क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट कर देना चाहिए। इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। तो मैं आपको पहले ही बताया था बच्चों, दिस इज द एग्जैक्ट
मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, ना कि एफ डॉट एस। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल है तो ये बाहर थोड़ी निकला भाई साहब, ये तो क्या हुआ, इंटीग्रेट हुआ है। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन है बच्चों, आप कर सकते हो, इसको उतार लो। चलो, ये एक और टाइप का, ये एक तरह का सवाल था बच्चों, जब फोर्स वेरिएबल हो और वो एक्स का फंक्शन हो, है ना? तो आप ऐसे लिख लेना, ये कौन सा फॉर्मेट है बच्चों इस क्वेश्चन का, इफ एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, एक और सवाल कराता हूं बच्चों अच्छा सा। एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, देखो, जब फोर्स, इफ फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहे, फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहे मतलब बच्चों कि सपोज करो कि एक पार्टिकल है, इस पे फोर्स लग रहा है और इसका है मान लेते हैं ऐसा टी स्क्वायर है, ऐसा कोई, देखो आप ये टी बराबर 0 पे या ऐसे बोल सकते हो। देखो हर एक टी पे फोर्स का वैल्यू अलग अलग है ना, वक्त के साथ, समय के साथ इस फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इस केस में हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, हम लोग देखें ना कि फोर्स जब भी वेरिएबल होता है तो हम लोग को वर्क डन कैसे लिखना चाहिए, dw इक्वल्स टू एफ डी एक्स, ऐसा लिखना चाहिए बच्चों, एफ डी एक्स कॉस 0, क्योंकि देखो सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डायरेक्टली हम एफ डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों। मेरे को बताओ, अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इंटीग्रेट करते हैं बच्चों एफ डी एक्स, तो यहाँ से टोटल वर्क डन हमारा आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स को कैसे लिखेंगे, एफ कितना है बच्चों, टी स्क्वायर है ना, चलो इंटू डी एक्स। आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे क्या बच्चों? नहीं इंटीग्रेट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे अगर dx है तो यहाँ पे जो भी फंक्शन होना चाहिए वो x के फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन कैसा अपनाना चाहिए, x के फॉर्मेट में, या फिर यहाँ पे dx, या तो आप इस फंक्शन को x के फॉर्मेट में ले आओ बच्चों, या तो इस dx को dt के टर्म में ले आओ, दोनों कर दो, दोनों में से कुछ भी आपका काम बन जाएगा, है ना? तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, देखो बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज टी स्क्वायर एंड दिस इज dx। कोशिश करते हैं बच्चों कि dx को dt के फॉर्मेट में लाए। कैसे लाएंगे भाई साहब? देखो मेरे को बताओ, f इक्वल्स टू टी स्क्वायर है ना बच्चों, f इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, अच्छी बात है। बताना अगर मैं इसका एक्सेलरेशन लिखना चाहूं, मान लो बच्चों कि इसका जो मास था ना वो 1 kg था, 1 kg, तो मेरे को बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना लिखोगे, f बाई m मतलब टी स्क्वायर बाई 1 मतलब टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों इसका, टी स्क्वायर। बताना एक्सेलरेशन को क्या मैं dv बाई dt लिख सकता हूँ, dv बाई dt टी स्क्वायर। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ बच्चों तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, dv इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू dt, ऐसा कर सकते हैं क्या? ठीक, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो बच्चों, ये सब आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा बच्चों। तो कैसे लिखोगे, v इक्वल्स टू टी क्यू बाई 3, टी क्यू बाई 3। आ रही बात समझ में? अब देखो v को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dx बाई dt, dx बाई dt इक्वल्स टू टी क्यू बाई 3 लिख सकता हूँ ना बच्चों। अच्छा dx बाई dt जब मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो dt को मैं अगर ऊपर ले जाके लिख दूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ dx इक्वल्स टू टी क्यू बाई 3 इंटू dt। देख यहाँ पे dx यहाँ पे पुट कर दो तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, टी स्क्वायर रहने देते हैं और dx के जगह पे क्या लिख देते हैं बच्चों, टी क्यू बाई 3 इंटू dt। अब देखो यहाँ dt है, उधर t का फंक्शन है, सॉल्व कर सकते हो जितने भी टाइम में पूछे। मान लेते हैं कि टोटल वर्क डन पूछा था बच्चों, फाइंड वर्क डन इन टाइम t बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में टोटल वर्क डन कितना होगा। तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, 0 से लेके 2, अब सिंपली सॉल्व कर दो बच्चों, 1/3 कॉमन मतलब बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, t का पावर 5 हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t का पावर 6/6, 0 से लेकर के 2। अब सॉल्व कर देना है, यहाँ 2 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 6 बार बच्चों, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 64, है ना? हाँ 64। तो आंसर कितना हो गया बच्चों, 64/3 इंटू 6। अब जो भी आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना? तो अगर फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम हो तो कुछ अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। इसको 2 मिनट पॉज करके उतार लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो अब थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं बच्चों। ग्राफिकल एनालिसिस कहने का क्या मतलब कि अगर ग्राफ के फॉर्मेट में दिया रहे तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाएगा, है ना? तो लिखो यहाँ पे बच्चों ग्राफिकल एनालिसिस।
ग्राफ पे बहुत सारा सवाल आता है बच्चों, ग्राफिकल एनालिसिस। देखो ग्राफिकल एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज करो बच्चों कि तुम्हारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, इधर एफ है और इधर डिस्प्लेसमेंट है एस, ठीक है, कोई भी ग्राफ ऐसे दिया हुआ है ऐसा। मेरे को बताओ बच्चों, अगर मैं यहां पे एस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, ऐसा एस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं ds, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो इसका लेंथ, ये ऊपर वाला लेंथ कितना हो जाएगा, इधर फोर्स दिखा रहा है ना, मतलब मैं अगर इसको अलग से बनाकर दिखाना चाहूं बच्चों तो लगभग कैसा एक रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है, जिसका लेंथ कितना है, तो इस एक्सिस में एफ दिया हुआ है ना, तो इसका कुछ एफ वैल्यू होगा, कुछ फोर्स का वैल्यू होगा बच्चों, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा एफ, और ये वाला विड्थ कितना है ds। मेरे को बताना बच्चों, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या लिखा जाएगा, क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो f इंटू ds लिखा जाएगा, क्या f इंटू ds लिखा जाएगा। ये f इंटू ds देखा टाइप नहीं लग रहा है बच्चों, क्या था ये f इंटू ds, स्मॉल वर्क डन, तो क्या dw इक्वल्स टू एफ डी एक्स है, और ये एफ डी एक्स एक्चुअली में क्या है, एफ डी एक्स इज द एरिया ना, एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट ना बच्चों, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। आ रही है बात समझ में। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं बच्चों, इस तरीके से इंटीग्रेट कर दूं, तो ये इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या ये टोटल वर्क डन पता चल जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू, और इस छोटे छोटे एरिया को ऐड कर दोगे तो क्या पूरा एरिया अंडर कर्व आ जाएगा बच्चों, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, एस पे ds लिया, कुछ रेक्टेंगल दिखा, इसका मैं एरिया ले लेता हूं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, f इंटू ds, तो f इंटू ds आ गया, एंड व्हाट इज दिस f इंटू ds, दिस इज वर्क डन आ गया इसका, और f ds क्या था, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं बच्चों तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा, और ये छोटे छोटे एरिया ऐड करके क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास एफ एस का ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, तो आप क्या करोगे, अगर आप एरिया निकाल देते हो तो ये एरिया क्या दे देगा, एरिया क्या दे देगा, कर्व के नीचे वाला एरिया क्या देगा बच्चों, वर्क डन बाय द फोर्स। आ रही है बात समझ में। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, एरिया अंडर कर्व ऑफ एफएस ग्राफ gives वर्क डन। क्लियर है बच्चों, इसको उतार लो, फिर मैं आगे इस पे क्वेश्चन कुछ कराता हूं। इसमें एक चीज नोट डाउन करना चाहिए बच्चों, इसमें एक चीज नोट करने लायक है। क्या नोट करने लायक है सर, देखो अगर ग्राफ ऊपर होगा बच्चों, मतलब एस इधर है एफ इधर है, ग्राफ ऊपर ऐसे बना हुआ है यूं, तो इसके नीचे का जो भी एरिया होगा वो वर्क डन देगा। आप मेरे को बताना एक चीज, आप किसी भी पॉइंट को अगर कंसीडर करते हो, किसी भी पॉइंट को, तो अगर इसी पॉइंट को कंसीडर करते हो बच्चों, तो यहां वाला जो फोर्स है वो फोर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फोर्स पॉजिटिव है, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है, ds तो हमेशा पॉजिटिव है ना, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में, f पॉजिटिव है, ds पॉजिटिव है, तो वर्क डन जो f इंटू डी एक्स आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क डन आएगा। इसका मतलब अगर एफ एस ग्राफ में ग्राफ ऊपर की तरफ बना हो, मतलब इस एक्सिस से ऊपर में ग्राफ बना हो, तो एरिया अंडर कर्व कैसा, जो वर्क डन हम लोग लिखेंगे कैसा लिखेंगे बच्चों, पॉजिटिव में लिखेंगे। मतलब एरिया का वैल्यू यही निकालेंगे, एरिया यही कैलकुलेट करेंगे, बट वर्क डन कैसा लिखेंगे बच्चों, पॉजिटिव में। और अगर ग्राफ ऐसा दिया रहता कुछ इस तरीके से यूं, और ये वाला अगर हम लोग एरिया निकालते, तो एरिया निकालते और वर्क डन क्या लिखते हैं बच्चों, नेगेटिव लिखते हैं। क्यों नेगेटिव लिखते हैं, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे, अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं, जैसे इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो देखो यहां पे फोर्स नेगेटिव है,
आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से अपने को याद क्या रखना है कि अगर x मतलब इस एक्सिस के ऊपर में ग्राफ है तो वो एरिया पॉजिटिव में लेंगे, और जो नीचे में ग्राफ है बच्चों उसको कैसे लेंगे? नेगेटिव में लेंगे, है ना। मैं इस पे आपसे सवाल कराता हूं, देखो एक क्वेश्चन है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर फोर्स है, ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ बच्चों, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वो मीटर में है और फोर्स जो है वो न्यूटन में है। ये मान लो बच्चों 4 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। अभी आपको वर्क डन निकालना है ना। तो वर्क डन कितना होगा बच्चों? तो वर्क डन हम लोग जानते हैं ना, एरिया अंडर कर्व होता है। तो बताओ अगर मैं ये वाला, अच्छा ये वाला ग्राफ ऊपर में है कि नीचे में है? ये वाला इस एक्सिस के ऊपर में है, तो इसका जो वर्क डन लिखोगे वो पॉजिटिव में लिखोगे और इसका जो लिखोगे वो नेगेटिव में लिखोगे क्योंकि नीचे में बच्चों। तो बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया अंडर कर्व ये वाला एरिया हो जाएगा ना। तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? देखो एक रेक्टेंगल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, इधर है 4 और इधर भी 4, तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 4 × 4, ठीक, प्लस इसका वर्क डन लिखोगे लेकिन माइनस में लिखोगे, क्यों? क्योंकि इस एक्सिस के नीचे में है। तो इसका बताओ एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? तो देखो ये वाला लेंथ कितना है? 6 - 4, ये भी 2 है और यहाँ पे भी ये वाला 2 है बच्चों, तो ये भी स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया? 2 × 2, पर माइनस में लिखेंगे। क्यों माइनस में लिखेंगे? क्योंकि इस एक्सिस से नीचे है। तो इसका वर्क डन कितना आ गया बच्चों? 16 - 4 दैट मीन्स 12 जूल। क्लियर है बच्चों? एक और क्वेश्चन इस पे करा देता हूं। इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर फोर्स है, ये न्यूटन में है बच्चों, ये मीटर में है। मान लो कि ये 6 है, ये 2 है, यहाँ 6 है, ये वाला 0.8 है, ये वाला पॉइंट -2 है। वर्क डन निकालना है। तो बताओ यहां से यहां तक ग्राफ तो एक्स एक्सिस के ऊपर में है ना, तो वर्क डन यहां से यहां जो भी एरिया निकालोगे बच्चों, ये जो भी एरिया निकालोगे उसको कैसे रखोगे? पॉजिटिव में रखोगे, है ना, पॉजिटिव में। और ये वाला जो भी एरिया निकालोगे, एरिया अंडर कर्व, उसको कैसे रखोगे बच्चों? नेगेटिव में रखोगे। तो वर्क डन मैं क्या लिख दूं बताओ? इसका एरिया निकाल लो। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? देखो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक ये वाला पार्ट हो गया बच्चों, एक ये वाला पार्ट हो गया, सर्कल हो गया, सॉरी रेक्टेंगल, ट्राइंगल हो गया, और ये वाला एक रेक्टेंगल हो जाएगा। बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बी इंटू एच, मतलब हाफ। बेस कितना है? ये वाला 2 मीटर है। हाइट कितना है? 6 है, प्लस इसका एरिया लिख दो। तो ये 6 है, ये 2 है, तो 6 - 2 ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा ना। यहाँ देखो 4 मीटर, तो ये 4 हो गया, इंटू हाइट कितना है बच्चों? 6 है, प्लस इसका माइनस में लिखेंगे क्योंकि इस एक्सिस से नीचे में है। तो क्या लिखोगे? देखो 8 - 6, ये 2 हो गया बच्चों, ये 2 हो गया, और ये वाला भी कितना है? 2 है, तो कितना लिख दोगे? -2 × 2। सिंपल है बच्चों, इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आंसर आ जाए। देखो यहाँ पे 6 हो गया, ये कितना हो गया? 24, है ना, तो 30 हो गया -4, ये 6 हो गया, ये -4, तो ये 2 हो गया बच्चों, और ये 24 मतलब 26 जूल। क्लियर है बच्चों? आपको बस ये ध्यान में रखना है, जब भी ग्राफ का सवाल आए तो इस एक्सिस के ऊपर में जो ग्राफ होगा उसका वर्क डन हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और इस एक्सिस के नीचे होगा उसका वर्क डन नेगेटिव में लेंगे। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा बच्चों। इस पे अभी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस का ढेर पड़ा हुआ है बच्चों, जो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, आप इसको 1 मिनट पॉज करके नोट कर लेना। और अगर वीडियो समझ में आया हो बच्चों, तो इस लॉकडाउन में उन बच्चों को भी मदद करते हैं हम लोग जो नहीं पढ़ पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण, तो प्लीज़ वीडियो को पे लाइक, कमेंट, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और शेयर जरूर करना उन बच्चों तक जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। ओके, थैंक यू।